तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्लास 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों, सॉल्व करने वाले हैं, एक तरह से कह सकते हैं क्लास 12th का जो आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो इतिहास। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट हम लोग पेपर सॉल्व करने वाले हैं, चाहे आप इसको सैंपल पेपर कह लीजिए या प्रैक्टिस पेपर कह लीजिए। ठीक है, आपको तो पता ही होगा बच्चों, हम अपने चैनल पे टर्म 2 का जो आपका कल पेपर होने वाला है। जी हाँ बच्चों, कल कितनी डेट है? 10 जून है कल। आपको पता होगा 10 जून 2022 ये ऐसा दिन है जब आपका हिस्ट्री का टर्म 2 का एग्जाम, बोर्ड एग्जाम होने वाला है। तो इसी के लिए हम लोग ने एक सीरीज शुरू किया था जिसके अंदर हम लोग आपको बोले थे कि 10 से 15 सैंपल पेपर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो इसी सीरीज का ये आज आखिरी वीडियो है। पेपर नंबर जो 10 है, यानी कि 10वां पेपर मैं आपको करवा रहा हूं। और ये पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर प्रीवियसली पिछले 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें से क्वेश्चंस लिए गए हैं, और साथ ही साथ नए नए स्रोत लिए गए हैं जो कि आ सकते हैं, और इंपॉर्टेंट मैप के क्वेश्चंस लिए गए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। मैं देखता हूं बच्चे वीडियो देखते तो हैं लेकिन कंप्लीट नहीं देखते हैं। देखता हूं वाईटी स्टूडियो में दिख जाता है ये चीज कि ऑन एवरेज एक बच्चा एक वीडियो कितना देर देखता है। तो देखता हूं कि एक बच्चा 4 मिनट देखता है, 5 मिनट देखता है। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट देखता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा एज ए टीचर कि आप वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए। ये पूरा वीडियो आप ही के लिए है और आपके ही कल काम आएगा। ठीक है, तो सभी के लिए बेनिफिशियल है, चाहे आपने थोड़ा कम पढ़ा है या फिर आपने अच्छा खासा पढ़ रखा है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको बहुत मदद करेगा कल के पेपर में। ठीक है, और इससे पहले भी हमने 9 पेपर्स ऑलरेडी बना दिए हैं, 9 सैंपल पेपर। तो उनको भी जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोस को देखने के लिए आप सिंपली डिस्क्रिप्शन खोलेंगे तो वहां पर आपको शो कर जाएगा। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर भी देखने को मिल जाएगा, और चैनल का वीडियो वाला सेक्शन होता है वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हिंदी में इस विषय को इतिहास बोलते हैं और इंग्लिश में इस सब्जेक्ट को बोलते हैं हिस्ट्री। इसका सब्जेक्ट कोड रहेगा आपका 027 यानी कि 027। और ये जो हिस्ट्री का कल पेपर होगा आपका, ये 2 घंटे होगा क्लास 12th का। और ये जो हिस्ट्री का पेपर आएगा कल, 40 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। बिल्कुल शॉर्ट में दिखा देता हूँ बोर्ड का पेपर कैसा आता है। तो कुछ इस तरह से बोर्ड का पेपर आता है, यहाँ पर आप देख लीजिए। नीचे चलते हैं, सामान्य निर्देश मैंने कई बार बता रखा है आपको, तो मैं सामान्य निर्देश पे चर्चा नहीं करूंगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस आप देखना चाहते हैं तो पहले की वीडियोस देख सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट सेक्शन ए की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए सेक्शन ए पे आ गए हम लोग, जिसको हिंदी में खंड क बोलते हैं। इसके अंदर हमसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बोले तो 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना आपके, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चंस ये पूछे जाएंगे बच्चों। तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन 3 नंबर के लिए हमसे पूछ रहा है कि पृथक निर्वाचिका की मांग किसके द्वारा की गई और इसका विरोध किन नेताओं द्वारा किया गया था। तो देखिए इसकी जो मांग थी वो 27 अगस्त 1947 को मद्रास के वीपी पोकर बहादुर द्वारा की गई थी। और विरोध किनके द्वारा किया गया था? तो आरवी धुलेकर द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, गोविंद वल्लभ भाई पंत के द्वारा और बेगम एजाज रसूल के द्वारा। इन लोगों के द्वारा जो पृथक निर्वाचिका है इसका विरोध किया गया था। और मांग किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी मद्रास के बी पोकर बहादुर के द्वारा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहीं पर एक ट्विस्ट ये है बच्चों की, ये पृथक निर्वाचिका आखिर होता क्या है, ये मुझे आप कमेंट करके बताइए। देखता हूं कि आपकी तैयारी कितनी है, और जिसका कमेंट सही होगा, मतलब जिसका आंसर सही होगा, उसको मैं हार्ट का सिंबल दूंगा, मतलब दिल का सिंबल दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि इस बच्चे ने सही कमेंट किया है, सही उत्तर कमेंट किया है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए पृथक निर्वाचिका क्या होता है बच्चों। ठीक है, और ये वीडियो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी, ध्यान रखिएगा। सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, या आप अपनी स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। आंसर आपको इस तरह से लिखना है, डिमांड किसके द्वारा किया गया था? मद्रास पोकर जो ब्रेव करके है यहाँ पर आपका, और इसका विरोध किनके द्वारा किया गया था? तो इनके द्वारा किया गया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। हिंदी में बेसिकली मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स को समझा दूंगा, प्लस में उसका इंग्लिश जो ट्रांसलेशन रहेगा वो दिखा दूंगा, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी समझ सके कि उनको पेपर में कैसे लिखना है अगर ये क्वेश्चन उनके पेपर में आ जाते हैं। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है कि केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के संदर्भ में क्या दलीलें दी गई थी।
जो आपका संविधान सभा था, यानी कि जो संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय की बात बोल रहा है कि जो हमारा सेंटर है यानी कि केंद्र है उसको अधिक शक्तिशाली बनाने के पीछे क्या-क्या बातें कही गई थी वो आपको बताना है। तो क्या दलीलें दी गई थी उनको समझते हैं बच्चों ध्यान से। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो लिखा हुआ है कि अंबेडकर द्वारा कहा गया था कि सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए जरूरी है। गोपाल स्वामी अय्यर के द्वारा बोला गया था कि केंद्र ज्यादा से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। और बाल कृष्ण शर्मा ने कहा था कि देश के हित में योजना बनाने, आर्थिक संसाधनों को जुटाने और उचित शासन व्यवस्था स्थापित करने और विदेशी आक्रमण से बचाने के लिए हमें केंद्र को यानी कि सेंटर को ज्यादा पावर देनी पड़ेगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। 3 नंबर में ये पूछा जा सकता है। अगर सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आएगा तो कुछ इस तरह से पूछेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अपना आंसर देखते चलिए, ठीक है। आई होप कितना आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा देखने को मिलेगा, एक चॉइस देखने को मिलेगा कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसके अथवा में ध्यान से देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन पूछा गया हमसे। इसके अथवा में पूछ रहा है कि हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं है। इस कथन के माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, तो नेहरू जी के संदर्भ में क्वेश्चन ला दिया आपके लिए कि हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं है। संविधान को इसमें लाइएगा, संविधान सभा और जो आपका 15वां चैप्टर है ना उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है कि हम संविधान की नकल नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या संदेश देना चाहते हैं इन बातों से नेहरू जी। तो ध्यान से समझिए यहाँ पर क्या आंसर लिखना है आपको। इस तरह से लिखना है आंसर कि भारत में शासन की जो व्यवस्था स्थापित हो वह हमारे लोगों के स्वभाव और स्वभाव के अनुरूप हो और उनकी मतलब वो स्वीकार कर सके ऐसी होनी चाहिए। संविधान सभा का गठन भले ही अंग्रेजों ने किया होगा, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग नकल करने लग गए हैं। संविधान नकल की नहीं बल्कि ये उस काल में हो रही घटनाओं से भी प्रेरित तथा परिवर्तित होता था। ठीक है, तो संविधान के अंदर ये नहीं कि हम लोग जब अपना संविधान बना रहे थे तो उसको केवल नकल कर रहे थे दूसरे देशों के संविधान से, ऐसी बात नहीं है। हम लोग अपना संविधान उस टाइम के हिसाब से बना रहे थे और काफी सारी चीजें संविधान निर्माताओं ने ये देखा कि दूसरे देशों से बहुत अच्छी चीजें हम लोग ली है अपने संविधान के अंदर। आपको पता ही होगा कि हमारे जो भारत का संविधान है उसके अंदर कई सारी बातें दूसरे देशों के संविधान से ली गई है, दूसरे देशों को कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। सेम क्वेश्चन अगर इंग्लिश मीडियम में आएगा तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, आप यहाँ अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है 3 नंबर में, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन कि गांधी जी ने आप आंदोलन के लिए मतलब अपने आंदोलन के लिए नमक को ही क्यों चुना। ठीक है, जो गांधी जी थे वो जो आंदोलन करना चाहते थे तो नमक को ही क्यों उन्होंने एक आधार बनाया। ठीक है, तो देखिए ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक था नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य का एकाधिकार। यानी कि जो ब्रिटिश भारत था, जब हम लोग गुलाम थे अंग्रेजों के, तो उस टाइम पे ना एक कानून हुआ करता था कि अंग्रेज लोग ही नमक को बनाएंगे और उन्हीं लोगों का कंट्रोल रहेगा नमक के ऊपर, चाहे बेचने के लिए या खरीदने के लिए। भारतीय लोग अंग्रेजों को नमक को इस्तेमाल कर तो सकते हैं लेकिन वो बना नहीं सकते, खरीदना पड़ेगा तो अंग्रेजों से खरीदना पड़ेगा। तो ये सबसे घृणित कानून, यानी कि घृणित का मतलब सबसे कह सकते हैं खराब कानूनों में से एक था जो अंग्रेजों हम लोग ऊपर कब्जा करते थे, मतलब उस टाइम पे अंग्रेज भारत के अंदर। ठीक है, तो उस टाइम पे तो इसीलिए गांधी जी ने नमक को आधार बनाया आंदोलन करने के लिए। प्रत्येक भारतीय घर में नमक का प्रयोग अपरिहार्य, मतलब वो लोग करते ही करते हैं। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें घरेलू प्रयोग के लिए नमक बनाने से रोका था, मतलब आप घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते। तो गांधी जी और भड़क गए। ठीक है, भारतीयों को दुकानों से ऊंची दामों पर नमक खरीदने के लिए बाध्य किया जाता था, मजबूर किया जाता था कि वो गांव से क्या करे, ज्यादा से गांव से कह रहा हूँ दुकानों से ज्यादा रेट पर नमक खरीदे। ठीक है, अगला है कि नमक कानून को तोड़ने के लिए 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ की गई। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं, 3 नंबर में पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछे इंग्लिश मीडियम में और आंसर आपको इस तरह से लिखते हुए चलना है बच्चों। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आंसर लिखना है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, गांधी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा है अगला भी हमारा कि 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आए तो उन्होंने कुछ परिवर्तन देखे, उनका उल्लेख करना है। देखिए गांधी जी क्या हुआ ना
कि भारत से बाहर गए, अफ्रीका वगैरह में बहुत हद तक उन्होंने भूमिका निभाई, रंग भेद के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। उसके बाद वो लोग गांधी जी भारत आए और भारत के अंदर काफी सारी चीजें चेंज देखी। अब क्या क्या चीजें परिवर्तित हो गई जब भारत में 1915 में गांधी जी आए, तो ठीक है। तो देखिए राजनीतिक दृष्टि से बोल रहा है कि भारत अधिक सक्रिय हो गया था, यानी कि पॉलिटिकली देखा जाए तो ज्यादा एक्टिव हो गया था। नगरों और कस्बों में अब राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं हो गई, ठीक है, यानी कि कांग्रेस की जो ब्रांचेस है वो नगर में भी, कस्बों में और गांव में भी देखने को मिली थी उस टाइम पे, ठीक है। और 1905 से 1907 के स्वदेशी आंदोलन से मध्य वर्ग का विस्तार देखने को मिला, यानी कि जो स्वदेशी आंदोलन चला था 1905 से लेकर 1907 तक, तो उससे क्या हुआ, जो मध्यम वर्ग, जो मिडिल क्लास वर्ग होता है ना, आपका जो मिडिल क्लास का एक पूरा ग्रुप होता है, वो उनका विस्तार देखने को मिला। नए नेताओं का जन्म देखने को मिला, जैसे कि गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, जिनको लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और लाल बाल पाल, पाल मतलब विपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता था, शॉर्ट क्वेश्चन जब आया करते थे कि लाल बाल पाल से क्या अभिप्राय है, तो लाल बाल पाल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, और सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आएगा तो कुछ इस प्रकार से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से आंसर लिखना है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन हमारे समाप्त हो गए। अब हम लोग आ गए बच्चों सेक्शन बी के अंदर, जिसको भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बोले तो 6 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना हमारे, 6 नंबर वाले क्वेश्चन, ये पूछे जाएंगे बच्चों। तो चलिए समझते हैं 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन कैसे पूछ रखा है हमसे। तो पांचवा क्वेश्चन है 6 नंबर के लिए कि गांधी जी एक राजनेता के साथ साथ समाज सुधारक भी थे, इस कथन की विवेचना करनी है आपको। यानी कि गांधी जी जो थे ना, वो एक राजनेता तो थे ही थे, उसके साथ साथ समाज में सुधारों के भी काम किया करते थे। तो उसको आपको स्पष्ट करना है, ठीक है। ध्यान से समझिए बच्चों कैसे आंसर लिखने हैं आपको। यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर आंसर देख पा रहे होंगे कि गांधी जी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान के अतिरिक्त, मतलब अतिरिक्त समाज की कुरीतियों को समाप्त करने और भारतीयों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में भी योगदान देखने को मिलता है। यानी कि वो देश की आजादी के लिए तो अहम भूमिका निभा ही रहे थे आंदोलन वगैरह करके, लेकिन समाज के अंदर जो कुरीतियां थी, जो खराब चीजें थी, उनको भी ठीक करने का प्रयास कर रहे थे, जैसे छुआछूत वगैरह, ठीक है, बाल विवाह वगैरह। तो वही चीज यहाँ पर दे रखा है, जैसे कि छुआछूत और बाल विवाह को समाप्त करने में उन्होंने योगदान दिया। हिंदू मुस्लिम एकता के बीच पर बल दिया कि मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है, भाई भाई होता है ना उस टाइप से। तो उन्होंने बोला कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही है भाई, ये तो अंग्रेज लोग हैं जो तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं हमें, ठीक है। अगला है आर्थिक स्तर पर चरखे से वस्त्र बुनकर स्वावलंबी बनाना, ठीक है। यानी कि वो कहना चाहते थे कि आत्मनिर्भर भारत जैसे होता है ना आज, वैसे ही वो बोलना चाहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, ठीक है। चरखी का इस्तेमाल करो और वस्त्र बनाओ और खुद पहनो, विदेशी चीजों, अंग्रेजों की चीजों का बहिष्कार करो, ठीक है। बेसिक शिक्षा पद्धति का विकास, यानी कि जो बेसिक हमारा एजुकेशन जो कह सकते हैं ना होता है बच्चों के लिए, तो उसका विकास करना। तो ये सारी चीजों के माध्यम से आप कह सकते हैं कि गांधी जी एक राजनेता के साथ साथ समाज सुधारक भी थे बच्चों। इन्हीं को अगर आप एक्सप्लेन करके लिख देते हैं 150 से 200 शब्दों में, तो इजीली आपको 6 नंबर मिल जाएगा बच्चों। सेम क्वेश्चन अगर इंग्लिश मीडियम में आएगा तो कुछ इस तरह से पूछा जाएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में इस तरह से क्वेश्चन रहेगा हमारा, और जो आंसर आपको लिखना है बच्चों वो कुछ इस प्रकार से आंसर लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन कि 18वीं शताब्दी के आखिर में बंगाल में जोतदारों ने जमींदारों के अधिकारों को निसंदेह कमजोर कर दिया, इस कथन के पक्ष में आपको तर्क देना है। तो देखिए जाहिर सी बात है, मैंने आपको कई बार ये क्वेश्चन करवा रखा है, वैसे इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछ लिया। वो वाला क्वेश्चन करवाया था ना मैंने कि जोतदार कौन थे और वो जमींदारों से कैसे अलग हुआ करते थे, या उनकी शक्तियों के बारे में बताइए। तो क्वेश्चन कुछ उसी तरह से पूछा है आपसे, लेकिन घुमा दिया है थोड़ा, मतलब आंसर तो वही बनेगा लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है कि 18वीं शताब्दी ला दिया यहाँ पर, और जोतदारों ने जमींदारों के अधिकार को कैसे कमजोर कर दिया था वो आपको बताना है। तो आंसर समझने का प्रयास कीजिए बच्चों। आंसर आपको कैसे लिखना है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि आपका जो जोतदार थे उन्होंने जमींदारों के अधिकारों को कमजोर कर दिया। जो जमींदारों के विपरीत जो जोतदार हुआ करते थे वो जमींदार विपरीत रूप से शहरी इलाकों में रहते थे, जोतदार गांव में रहा करते थे और गरीब गांव वासियों पर सीधा नियंत्रण होता था। जाहिर सी बात है वो गांव में रहेंगे तो जो वहां के आदमी लोग रहेंगे, गांव वाले रहेंगे, उनका ज्यादातर भरोसा किसके ऊपर रहेगा, जोतदार के ऊपर, क्योंकि वो गांव में रह रहा है।
ठीक है, सारी चीजों की नॉलेज है उसको। उसी हिसाब से बताया गया है कि जमींदार द्वारा गांव की जमा लगान को बढ़ाने के लिए कई बार प्रयास किए जाते थे, लेकिन जोतदार इसका प्रतिरोध करते थे, मतलब विरोध करते थे एक टाइप से। अगला है जमींदारी अधिकारियों को अपने कर्तव्यों को पालन करने से रोकते थे। ठीक है, जमींदार जो होते थे ना, उनको उनका जो कर्तव्य होता था उनको पालन करने से रोकते थे, उनके अधिकारियों को। ठीक है, और जो रैयत उन पर निर्भर रहते थे उन्हें वे अपने पक्ष में एकजुट रखते थे और जमींदार को राजस्व के भुगतान में जानबूझकर देरी करा देते थे। यानी कि जोतदार लोग ये बोलते थे ना, रैयत मतलब किसान, तो किसानों को ये बोलते थे कि अरे तुम उनके पक्ष में क्यों हो, तुम मेरे साइड आ जा, तो उसको लगान उगान मत दे भाई, जमींदार को लगान उगान मत दे, मैं हूं ना भाई, अपन भी बहुत अमीर है यार, टेंशन ना ले। ठीक है, तो इस तरह की कुछ बातें देखने को मिलती थी। अगला है जब लगान नहीं मिलता था, यानी कि राजस्व का भुगतान न किए जाने पर जमींदार को क्या किया जाता था, उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी और जमीनों को यहाँ पर देखिए क्या बताया गया, राजस्व का भुगतान न किए जाने पर जमींदारों की नीलामी होती थी और उनकी जमीनों को खुद ही खरीद लेते थे। जमींदार लोग भी बड़ा इस तरह से चालाक थे और जोतदार लोग भी। ठीक है, गांव में यह वर्ग प्रभावशाली हो जा रहा था। ठीक है, या होता जा रहा था, यानी कि जो जोतदार लोग हैं वो ज्यादा ताकतवर होते जा रहे थे गांव में। कुछ जगहों पर उन्हें हवलदार या मंडल कहते थे। जो जोतदार लोग हुआ करते थे, कुछ ऐसी जगह हुआ करती थी जहां पर उनको हवलदार या मंडल भी कहा करते थे। तो इस तरह से इसका आंसर आपको लिखना है बच्चों 6 नंबर में। सेम क्वेश्चन अगर इंग्लिश मीडियम में आएगा तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, और जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। इस तरह से आपको आंसर लिखते हुए चलना है इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसके अथवा में देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, ध्यान से समझिए कि अभिजात वर्ग मुगल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ था। स्पष्ट करना है आपको, ये न्याय संगत या पुष्टि करना है, इस तरह से कह लीजिए, या तो स्पष्ट कीजिए पूछ लेगा, या न्याय संगत करके पुष्टि करना है, इस तरह से बोल देगा। तो मुगल की बात करें हम लोग उसके अभिजात वर्ग के बारे में, तो मुगलों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ था, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज था जो उनका अभिजात वर्ग था। मैंने कई बार बताया अभिजात वर्ग मतलब या तो अमीर लोग, मंत्री वगैरह जो आते थे, या ऑफिशियल्स, जो मुगल के ऑफिशियल्स या अधिकारी हुआ करते थे ना, वही मुगल के अभिजात वर्ग के अंदर आते थे। ठीक है, तो इसके अंदर आपको बताना है किस तरह से था ये चीज। तो मैंने कई बार ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, जैसे कि अभिजात वर्ग में भर्ती विभिन्न निर्जातीय और धार्मिक समूहों से की जाती थी, ताकि कोई एक वर्ग जो है इतना ताकतवर न हो जाए कि वह राज्य की सत्ता को चुनौती दे सके। ठीक है, इसीलिए अलग अलग धर्मों से अभिजात वर्ग के अंदर लोगों को हायर किया जाता था। मुगलों के अधिकारी वर्ग को गुलदस्ते के रूप में भी वर्णित किया गया है। इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन बन जाता है कि मुगलों के अधिकारी वर्ग को गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया गया है, बताइए। सेम इसी तरह से आंसर लिखना है। लोग वफादारी से बादशाह के साथ जुड़े थे। लोग जो हुआ करते थे ना, वह वफादार रहा करते थे बादशाह के, इसीलिए उनके साथ जुड़ा करते थे। ठीक है, अकबर के दरबार में ईरानी, तुरानी, अफगानी आदि राजकीय नौकरियों पर थे। यानी कि अकबर का जो दरबार था उसके अंदर ईरानी लोग भी थे, तुरानी लोग भी थे, अफगानी लोग भी थे, ये सारे उसके अभिजात वर्ग के अंदर थे और उसके नौकरियों में थे। ठीक है, भारतीय मूल के दो शासकीय समूहों, राजपूतों व भारतीय मुसलमान, जिसको हम लोग शेख जादाओं के नाम से भी जानते हैं, शाही सेवा में थे। यानी कि जो भारतीय मूल के दो समूह, जैसे कि राजपूत लोग जो हुआ करते थे और मुसलमान लोग जो हुआ करते थे, वो बिल्कुल होता है ना प्रीमियम सेगमेंट में आते हैं, उसी तरह से एकदम शाही सेवाओं के अंदर ये अधिकारी बन बैठे थे। और भी कई सारी बातें हैं, लगभग 9 पॉइंट है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आ जाएगा तो इसी तरह से एक्सप्लेन आपको करना है। सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से पूछेगा और जो आंसर आपको देना है वो कुछ इस तरह से देते हुए चलना है। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं बच्चों। इस तरह से आंसर आपको देते हुए चलना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवी रिपोर्ट से संबंधित है। मैंने कई बार इस पे डिस्कशन भी किया है पांचवी रिपोर्ट से संबंधित क्वेश्चन पे, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर वही होगा लेकिन क्वेश्चन को घुमा दिया। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाया है कि पांचवी रिपोर्ट में दिए गए तर्कों और साक्ष्यों को बिना किसी आलोचना के स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसको आप तर्क सहित उत्तर देना है आपको। यानी कि पांचवी रिपोर्ट के अंदर जो भी फैक्ट्स और जो भी डिटेल्स थी उसको हम लोग बिना आलोचना के, यानी जब तक उस पर वाद विवाद ना हो या उसका एक तरह से कह सकते हैं बेइज्जती ना किया जाए, तब तक हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसको आपको स्पष्ट करना है।
तो जाहिर सी बात है पांचवी रिपोर्ट के बारे में आपको जितना पता है उतना लिख देना है कि देखिए पांचवी रिपोर्ट, ब्रिटेन में बहुत से ऐसे समूह थे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का विरोध करते थे। देखिए जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई और भारत पे वो अपना शासन चलाने लग गई, तो ब्रिटेन के अंदर बहुत सारी कंपनियां थी जो बोलती थी कि हम भी भारत में जाएंगे और हम भी ऐसा करेंगे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी उनको ऐसा करने नहीं देती थी। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध हुआ करता था, कहां पर, उन्हीं के देश में, अर्थात ब्रिटेन के अंदर, अंग्रेजों के देश में। अगला है कि भारत में कंपनी के प्रशासन की मांग ब्रिटिश संसद में पेश की गई, यानी कि जो भी वो काम करते थे वो सारा चीज ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। उसके कुशासन और अव्यवस्थित प्रशासन की तर्कों के आधार पर आलोचना की जाती है इस कंपनी की, कि भाई इनका शासन व्यवस्था सही से नहीं चलाया करते थे। अगला है जमींदारों की जमीन खोने की बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया। ठीक है, यह उन रिपोर्टों में से पांचवी रिपोर्ट थी जो कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के विषय में तैयार की गई थी। यानी कि भारत के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो राज करती थी ना, तो विभिन्न तरीकों से उसके बारे में रिपोर्ट पेश किया जाता था। कहां पर? ब्रिटेन के अंदर। ठीक है, कि भारत में कैसे वो शासन व्यवस्था चला रही है, क्या क्या क्रियाकलाप यानी कि क्या क्या एक्टिविटीज कर रही है। तो हर बारी एक टाइप से कह सकते हैं कुछ टाइम टाइम पर ये रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में या कह लीजिए ब्रिटेन में पेश किया जाता था। तो उसी रिपोर्ट की श्रृंखला में, उसी रिपोर्ट की सीरीज में ये पांचवा रिपोर्ट था, जिसको हम लोग पांचवी रिपोर्ट के नाम से जानते हैं बच्चों। अगला है कि यह रिपोर्ट 1002 पृष्ठों में थी, जिसके 800 से अधिक पृष्ठ परिशोष थे। ठीक है, परिशिष्टों के साथ थे ये। ठीक है, इसमें कंपनी के कुप्रशासन और अव्यवस्थित प्रशासन की सूचना थी, कि इसमें कंपनी के अधिकारियों के लोभ, लालच और भ्रष्टाचार की घटनाएं, सारी चीजें मेंशन की, कि जमींदार लोग अपनी जमीनें खोते जा रहे हैं, इस बारे में बढ़ा चढ़ाकर कहा गया था। राजस्व यानी कि टैक्स भी सही से वसूला नहीं जा रहा है टाइम टाइम पर। तो इस तरह से लगभग 10 पॉइंट्स के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर है पांचवी रिपोर्ट के बारे में। अगर आपसे पांचवी रिपोर्ट पूछेगा तो 3 नंबर में भी पूछ सकता है और 6 नंबर में भी पूछ सकता है। तो सब चीजों के लिए आपको प्रिपेयर रहना है, इसीलिए मैंने आपको 10 पॉइंट में बता दिया। सिंपली ये क्वेश्चन आपका पांचवी रिपोर्ट के बारे में पूछ रहा था, इतना आपको डिटेल में जानना था बच्चों। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आएगा तो कुछ इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जो आंसर लिखना है आपको फिफ्थ रिपोर्ट के बारे में, कुछ इस तरह से यहाँ पर लिखते हुए चलना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना आंसर देख लीजिए कि इस तरह से आपको आंसर लिखना है बच्चों। ठीक है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इस तरह से आपको इंग्लिश में आंसर लिखना है पांचवी रिपोर्ट के बारे में। तो आई होप कितना आपको समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन के अंदर एक अथवा में क्वेश्चन पूछ लिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं बच्चों। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपसे अथवा में क्या क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसके अथवा में क्वेश्चन पूछा है कि 1857 की क्रांति के विद्रोही क्या चाहते थे। जो 1857 का विद्रोह हो रहा था, क्रांति हो रही थी, उसमें विद्रोही क्या चाहते थे और विभिन्न सामाजिक समूहों की दृष्टि में कितना फर्क था। तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि विद्रोही क्या चाहते थे। विद्रोही चाहते थे कि भारत के अंदर से अंग्रेजों का शासन को उखाड़ फेंका जाए। ठीक है, तालुकदार, किसान, काश्तकार, देसी राजा अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे कि भाई इनका अस्तित्व खत्म ना हो जाए। ठीक है, वे अपनी जमीनों को, अपने राज्य को, अपनी जागीरों को दोबारा से प्राप्त करना चाहते थे जो अंग्रेजों ने छीन लिया था। भू राजस्व प्रणाली और लगान वसूली की समाप्ति चाहते थे। जो ये टैक्स वसूल रहे थे ना अंग्रेज लोग, वो चाहते थे भारतीय लोग कि भाई खत्म करो यार, कितना टैक्स वसूलोगे हमसे। अगला है बुनकरों, शिल्पकारों, कारीगरों को बेरोजगार कर दिया गया था, तो इन चीजों के लिए वो लड़ रहे थे। विद्रोही नेता 18वीं सदी की पूर्व जैसे भारत था, ब्रिटेन दुनिया को पुनर्स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, यानी कि जैसा भारत हमारा पहले था, उसकी संस्कृति की, उसकी गरिमा को दोबारा से स्थापित करना चाहते थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों द्वारा भारतीय सेना को अपमानित किया जाता था। यानी कि भारत के जो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर सेना के अंदर भर्ती थे, उनको जो अपमान सहना पड़ता था, तो ये लोग अपनी जो अपमान है उसको सम्मान पाना चाहते थे, मतलब अपना इज्जत पाना चाहते थे, सेल्फ रिस्पेक्ट पाना चाहते थे, आत्म गौरव चाहते थे। तो ये आप लिख सकते हैं कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसके अंदर विद्रोही ये सारी चीजें चाहते थे। सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से पूछेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन है। और जो आंसर आपको इंग्लिश मीडियम में लिखते हुए चलना है, इस तरह से लिखते हुए चलना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। आगे चलते हैं, इस तरह से रहा आपका 8 पॉइंट। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड ग भी बोलते हैं। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन यानी कि स्रोत आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिकली 9वां और 8वां, यानी कि 8वां 9वां क्वेश्चन ये हमारा स्रोत आधारित रहेगा। और ये 4 4 नंबर, 4 + 4 यानी कि टोटल 8 नंबर का ये सेक्शन है हमारा। ठीक है,
तो चलिए समझते हैं स्रोत आधारित प्रश्न में किस तरह से क्वेश्चन पूछा है। 8वां क्वेश्चन है कि बोला है कि स्रोतों को पढ़ करके आपको आंसर देना है। ये जो स्रोत है खंडित निष्ठा के लिए कोई जगह नहीं, ये स्रोत लिया गया है आपका जो चैप्टर नंबर 15 यानी 15वां चैप्टर है संविधान का निर्माण एनसीईआरटी का, उससे ये स्रोत लिया गया है। अगर आप स्रोत को पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलूंगा बच्चों। तो इसी स्रोत में से जो पहला क्वेश्चन लिया गया है वो ये लिया गया है 8.1 में कि गोविंद वल्लभ पंत ने आत्मानुशासन की कला पर अधिक जोर क्यों दिया? तो लोकतंत्र की सफलता के लिए दिया था। इसी स्रोत से क्वेश्चन आंसर आपको निकालना है। क्वेश्चन इसी स्रोत से पूछा है और आंसर जो निकालना है इसी स्रोत से निकालना है। 1 नंबर का क्वेश्चन था, तो इस तरह से आपको आंसर देना था एक लाइन में। आगे चलते हैं 8.2, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए किसे महत्वपूर्ण माना गया था? ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो किसे महत्वपूर्ण माना गया था? तो आत्मानुशासन के द्वारा और निष्ठावान नागरिक बन करके। इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं 8.3 में पूछ रहा है कि लोकतंत्र में हर एक को अपनी परवाह कम और अन्य की अधिक करनी चाहिए। इस दर्शन पर अपने विचार स्पष्ट करने, यानी कि लोकतंत्र के अंदर आपको अपनी परवाह कम करनी चाहिए और देश के अन्य लोगों की परवाह ज्यादा करनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है। तो इसका आंसर है कि खहित निष्ठा नहीं हो सकती और अन्यों को हित की परवाह करके। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन अगर इंग्लिश मीडियम में आएगा तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो सोर्स है हमारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एनसीईआरटी से लिया गया है, चैप्टर नंबर 15 जो है आपका उससे लिया गया है। इस सोर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। इस तरह से क्वेश्चन पूछा है और इस तरह से आंसर आपको देना है। आगे चलते हैं 8.3, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और इस तरह से आंसर आपको देना था। अब हम लोग आ गए 9वें क्वेश्चन में बच्चों। 9वां क्वेश्चन का जो ये स्रोत लिया गया है ये विद्रोही ग्रामीण यानी कि वही विद्रोही और राज वाला जो चैप्टर है उसी से संबंधित लिया गया है, ठीक है। तो इस स्रोत को पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 9.1 में पूछा गया है कि इन गांव वालों से व्यवहार करने में अंग्रेजों के सामने आने वाली समस्याओं की आपको परख करनी है। तो आंसर है कि अंग्रेजों को ग्रामीणों से निपटने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ता था, यानी गांव वालों से निपटने में बहुत दिक्कत होता था अंग्रेजों को। वे ब्रिटिश अधिकारियों को देखकर दूर चले जाते थे, जो अंग्रेज लोग हुआ करते थे। ये सारा का सारा क्वेश्चन आंसर जो डिस्कस कर रहा हूँ ये स्रोत आधारित है, ध्यान रखिएगा। स्रोत में से ही क्वेश्चन पूछा है और आंसर भी स्रोत में से निकाल के डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, आपको ढूंढ ढूंढ करके लिखना होगा। 9.2 में पूछा है कि अंग्रेजों के प्रति अवध के लोग विरोधी क्यों थे, कारण की परख करनी है। तो अवध के लोग शत्रुपूर्ण थे क्योंकि अवध के राजा को अंग्रेजों ने निष्कासित कर दिया था। 1 नंबर में इस तरह से आंसर लिखना है। अब हमारा 9.3 जो है ये 2 नंबर का है कि अंग्रेजों ने विद्रोहियों का दमन किस प्रकार किया। तो किस तरह से किया? पहला है कि विद्रोहियों को वश में करने के लिए अंग्रेजों ने दमनकारी उपयोग किए, मतलब पूरी ताकत लगा दी और उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया, ठीक है, उनको कुचलने के लिए। और कानून और व्यवस्था की साधारण प्रक्रियाओं को निलंबित कर दिया था और विद्रोहियों के लिए सजा डायरेक्ट मृत्यु दंड, डायरेक्ट भाई खत्म, टाटा बाय बाय वाला। इस तरह से विद्रोहियों को कंट्रोल में किया उन्होंने, ठीक है। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम में आएगा तो कुछ इस तरह से पूछेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सोर्स को पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन है 9.1 1 नंबर के लिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा है और आंसर आपको इस तरह से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं 9.2, देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा है और आंसर आपको इस तरह से लिखना है बच्चों। आगे चले 9.3 जो है आपका इस तरह से क्वेश्चन पूछा है और इस तरह से आंसर आपको लिखना है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा स्रोत आधारित प्रश्न समाप्त हो जाता है। अब हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन डी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड घ भी बोलते हैं। मानचित्र आधारित प्रश्न, मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 नंबर का मैप आएगा आपका, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो समझते हैं मानचित्र आधारित प्रश्न क्या पूछा गया आपसे। 10वां क्वेश्चन, 10वें का पहला है कि राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र अमृतसर को आपको लोकेट करना है। अमृतसर एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ द नेशनल मूवमेंट, अमृतसर। तो अमृतसर को अगर आपको लोकेट करना है तो ये आपको मैं ले चलता हूँ भारत के नक्शे पर। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो 5वां पॉइंट है ना, ये है आपका अमृतसर। तो पहले का आंसर इस तरह से आप लोकेट कर सकते हैं, अमृतसर, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इसी क्वेश्चन में एक अथवा दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अथवा में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बंबई,
एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ द नेशनल मूवमेंट बॉम्बे। तो बॉम्बे यानी कि बम्बई को आपको लोकेट करना है, तो बहुत इजी है बम्बई। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर अगर आप देख पा रहे हो, तो ये जो 10वें पॉइंट में दिया है ये आपका पहला था, पहले का आंसर इस तरह से था, ठीक है, ये वाला। और ये जो 10वें पॉइंट में दिया है ये आपका दूसरे का आंसर है, ये बम्बई है, ठीक है। और ये बी में इस तरह से क्वेश्चन पूछा है, इस तरह से पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिए, और आंसर आपका बम्बई है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर पेपर नंबर जो 10 था हिस्ट्री का, यानी सैंपल पेपर नंबर 10, ये भी समाप्त। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। आखिरी वीडियो था आपके टर्म 2 के लिए, तो लाइक कर दीजिए। हिस्ट्री के लिए लास्ट वीडियो बना दिया मैंने आपका। लाइक जितना करेंगे आप उतना हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, तो ठोको लाइक, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाल कलर का बटन दबा करके। बगल में आपको एक बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमारे चैनल पे जो भी नए वीडियोस हम डालेंगे, आपका आने वाले फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वगैरह होगा, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।